Hello my dear students, today we are going to complete the next portion from chapter number 15 and the next portion is earthquake. So as we all know that what is earthquake? Then कि भाई earthquake क्या है? जब ज़मीन हिलने लगती है, घर में सब कुछ गिरने लगता है, that is a earthquake. But वो कब होगा? बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का earthquake होगा तब. But in a normal way, what is earthquake? So earthquake is nothing else but a type of natural phenomena दैट कॉज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. कि भाई अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है लाइफ के अंदर और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, घरों के अंदर सब डिस्ट्रक्शन होता है. दैट इज अर्थक्वेक. नाउ फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. और अर्थक्वेक एक ऐसा एरिया है, ऐसा नेचुरल फिनोमिना है विच कैन बी प्रिडिक्टेड कि अपना जो डिपार्टमेंट है वेदर डिपार्टमेंट इसको प्रेडिक्ट कर सकता है कि भाई कुछ दिनों में इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, इस एरिया में थंडरस्टॉर्म जैसी कंडीशन है तो यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है. तो हम पहले से ही केयर कर सकते हैं कि भाई अगर जिस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है तो हम क्या करते हैं, उस एरिया से थोड़ा दूर चले जाते हैं. सो दिस इज अ टाइप ऑफ फिनोमिना विच कैन बी प्रिडिक्टेबल कि भाई कुछ हद तक ये प्रिडिक्टेबल होता है. Now, if a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. कि जब आप थंडरस्टॉर्म की बात करो तो जब थंडरस्टॉर्म आता है तो थंडरस्टॉर्म तो होगा ही, बट उसके साथ लाइटनिंग भी आएगी और एट अ सेम वे साइक्लोन भी आएगा. थंडरस्टॉर्म चीज़ ही ऐसी है कि जब थंडरस्टॉर्म आता है तो बारिश भी इतनी होती है, बिजली भी इतनी होती है और साथ में साइक्लोन्स भी आते हैं. सो वी कैन get time to time measure to protect ourselves from the damage caused by this phenomena. So आपको ये सारी चीज़ें समझाने का मतलब ये है कि ये सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज है जो आपको हार्म कर सकते हैं. देन तो अगर अर्थक्वेक आने वाला है, वेदर डिपार्टमेंट ने आपको श्योर कर दिया है तो आप क्या करो, पहले से ही केयर कर लिया करो. या तो फिर थंडरस्टॉर्म आने की पॉसिबिलिटी है, लाइटनिंग आने की पॉसिबिलिटी है, साइक्लोन होने वाला है तो आप क्या करो, अपने लिए केयर कर लिया करो, अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट कर लिया करो कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ. देन कि अपने सेफ्टी मेजरमेंट्स पहले से ले लिया करो. ओके, सो दिस वन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन लाइटनिंग पोर्शन, दैट व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर्स एंड हाउ इट वर्क्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज there is however one natural phenomena which are not yet be predictable accurately. कि भाई और एक नेचुरल फिनोमिना है जो बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल नहीं है एंड दैट इज अर्थक्वेक. हमने पहले ही बोला कि कुछ एक्सटेंट तक हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट आप फिक्स कभी नहीं बता सकते कि किस दिन अर्थक्वेक आने वाला है. यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट 1 to 2% कि भाई 5% जितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद ऐसी चीज़ें होती है. बाकी आप कभी भी श्योरली नहीं बोल सकते कि ये ही होगा. और अर्थक्वेक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट इट कैन डैमेज टू अ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. कि भाई ह्यूमन लाइफ को और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही वास्टली ये डैमेज करता है. अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. अ मेजर अर्थक्वेक अकर इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005. कि भाई 8 अक्टूबर 2005 के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया था. अब कौन से एरिया में आया था, उरी एंड टेंगार टाउन ऑफ द नॉर्थ कश्मीर. कि ये ऐसे एरिया है जहाँ पे 8 अक्टूबर 2005 में अर्थक्वेक आया था. अभी उरी सबको कौन सा एरिया है दैट पता है ना, जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी. देन उरी, तो ये एरिया में 8 अक्टूबर 2005 के अंदर बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था. आफ्टर दैट, बिफोर दैट, द मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन 26 जनवरी 2001 इन भूज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. आप लोग का बर्थ भी नहीं होगा तब. देन सो 26 जनवरी 2001 अपने रिपब्लिक डे के ऊपर ही 2001 का जो रिपब्लिक डे था उस टाइम पे इंडिया में गुजरात के अंदर बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था और उसका मेन सेंटर था भूज. कि भूज से वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था. ये जो टाइम था ना, एट दैट टाइम आई एम इन ग्रेड 1 या आई एम इन ग्रेड 1, मैं फर्स्ट में थी जब ये आया था. हम अपनी स्कूल में थे, फ्लैग होस्टिंग के लिए गए थे. उस टाइम पे ये अर्थक्वेक आया था. देन तो ये इतना भारी अर्थक्वेक था कि घर पे जो सारी चीज़ें थी, पानी का मटका, डब्बे वब्बे, वो सारे गिर गए थे. इतना ज़्यादा अमाउंट में ये अर्थक्वेक आया था. सो 2 एग्जाम्पल आप याद रखना, गुजरात के रिलेटेड एग्जाम्पल याद रखो. तो दैट इज़ 2001 ऑन अ रिपब्लिक डे.
अर्थक्वेक हुआ था और ये बहुत मैसिव अर्थक्वेक था जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी. गॉट इट. अब अर्थक्वेक होने के टाइम पे होता क्या है. सो दिस वन इज़ द इमेज ऑफ अर्थक्वेक कि जब अर्थक्वेक होता है तो ऐसी हालत हो जाती है कि घर टूट जाते हैं, उनके अंदर लोग रहते हैं, वो मर जाते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर डैमेज हो जाती है. सो दिस वन इज़ द इमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक. Now, what is an earthquake? What happens when it occurs and what can we do to minimize its effect? तो अब earthquake होता क्या है, earthquake होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनका आंसर हमें ढूंढना है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट इज earthquake. So an earthquake is a sudden shaking or a trembling of the earth which lasts for a very short time. कि वो अर्थक्वेक क्या है, तो आप कैसे कोई भी चीज़ को शेक करते हो तो वो हिलने लगती है. एट द सेम वे अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और अ ट्रिम्बलिंग ऑफ अर्थ. कि अर्थक्वेक मतलब जब अर्थ ऐसे हिलने लगती है, शेक होने लगती है बहुत ही कम टाइम के लिए, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. देन बट वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड भी बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है. सो अर्थक्वेक इज नथिंग एल्स बट अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम. कि भाई बहुत कम टाइम के लिए अर्थ जब हिलने लगती है, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. अब ये अर्थक्वेक होता किस तरीके से है. इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बिंग डीप इनसाइड द अर्थ. कि ये अर्थ इतना ज़्यादा हिलेगी कैसे, तो इसकी हिलने की वजह ये है कि अर्थ के अंदर की जो चीज़ें होती है उनके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा, अर्थ की अंदर की साइड पे कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, उसी वजह से अर्थ हिल रही है. अब अंदर की साइड क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ होगा वो अब हमें देखना है. तो क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हुए होंगे, लेट वी शो दैट नाउ. अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. कि अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमिना है जो पूरे अर्थ में कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है. देन कभी हमारे यहाँ हुआ है, कभी दूसरी कंट्री में होगा, कभी तीसरी कंट्री में होगा, तो ऐसे कहीं ना कहीं अर्थक्वेक चालू ही रहते हैं. दे आर नॉट इवन नोटिस्ड. और छोटे छोटे अर्थक्वेक तो हम नोटिस भी नहीं करते. जब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हो उन्हें हम नोटिस करते हैं. नाउ मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट. और जितने भी मेजर अर्थक्वेक है जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आते हैं वो तो कभी कभी ही आते हैं. बाकी तो छोटे छोटे तो आते ही रहते हैं जिनको तो हम कैलकुलेशन में भी नहीं लेते. बट जब बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आ जाए जिनकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो वाले अर्थक्वेक हमें ध्यान में आते हैं. और वो अर्थक्वेक कैसे होंगे, दे कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग. कि भाई वो ऐसे अर्थक्वेक होंगे जो बिल्डिंग के अंदर डैमेज करेंगे, ब्रिज को डैमेज कर देंगे, डैम्स को डैमेज कर देंगे और पीपल की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर देंगे. हम कभी बहुत बार देखते हैं कि भाई अर्थक्वेक आने की वजह से बड़े बड़े ब्रिज होते हैं ना, जो रास्ते होते हैं, पुल होते हैं, वो गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है. देन तो ये सारी अर्थक्वेक की इफेक्ट है. नाउ देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड अ प्रॉपर्टी. की लाइफ और प्रॉपर्टी को भी ये बहुत लॉस करता है. अर्थक्वेक कैन कॉज अ फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज. की अर्थक्वेक फ्लड ला सकता है, लैंडस्लाइड कर सकता है, सुनामी आ सकती है. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थक्वेक होने की वजह से हो सकती है. अब सुनामी बोला है तो इंडिया में ऐसा कुछ कभी हुआ था या नहीं, वो हमें देखना है. तो यस, इंडिया के अंदर भी हुआ था. इंडिया के अंदर एक बार मेजर सुनामी आई थी, दैट इज़ इन 2004. 26 दिसंबर 2004 के अंदर इंडिया में भी सुनामी आई थी. अब सुनामी का ओरिजिन कहाँ पे था, कहाँ से वो स्टार्ट हुई थी. सो 26 दिसंबर 2004 में अपना जो इंडियन ओशन है ना, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, उसके अंदर सुनामी आई थी. एंड उसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज़ है ना, व्हाट इज़ कोस्टल एरियाज़, की दरिया की आजू बाजू वाला है, जो दरिया किनारे वाला विस्तार है, जो दरिया किनारे वाला एरिया है, दैट इज़ नोन एज कोस्टल एरियाज़. तो ये सुनामी की वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज़ है वो सारे कोस्टल एरियाज़ बहुत हार्म हुए थे. देन सो दैट इज़ सुनामी. अब व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक क्या होता है, किस तरीके से होता है. ना इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक. कि भाई पहले के ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि अर्थक्वेक क्यों होता है. जैसे उनको लाइटनिंग भी नहीं पता था कि क्या होती है. लाइटनिंग उनको क्या लगता था कि भाई भगवान टूर पे निकले इसलिए ऐसा ही लाइट हो रही है. एट द सेम वे उनको पहले ये भी नहीं पता था कि अर्थक्वेक होता क्या है. देन their ideas were therefore expressed in a mythological story such as the one told by Buja's grandmother. Similar myths were prevalent in other part of the
वर्ड कि भाई उनके अंदर तो माइथ थी, भगवान के रिलेटेड वो लोग कुछ स्टोरी बना लेते थे कि भाई भगवान को ये लगा होगा इसीलिए ऐसा हुआ है, भगवान गुस्से हो गए इसीलिए अर्थक्वेक जैसा कुछ हुआ है। बट नेचुरली ऐसा कुछ होता नहीं है। अर्थ अपनी ये जो अर्थ है उसका ये जो अंदर का लेयर है, जो ऑरेंज कलर का पोर्शन, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई होगी, इसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called crust। कि अब हमें पता है कि अर्थक्वेक को हम ट्रेमर्स भी बोल सकते हैं कि भाई अब हमें पता है कि अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है। तो अर्थ की नीचे की साइड है जहाँ पे डिस्टर्बेंस जनरेट होता है और ये डिस्टर्बेंस होने की वजह से अर्थक्वेक होते हैं। अब क्रस्ट किसको बोलते हैं? सो द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। अंडरलाइन कर लेना, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। कि भाई अर्थ का जो अपरमोस्ट लेयर है, जो ऊपर का लेयर जहाँ पे हम रहते हैं, हमें जो धरती दिखती है ना, दैट इज क्रस्ट। कि अर्थ का जो अपरमोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज क्रस्ट। अब ये जो फिगर दी है, देन इस फिगर को आप लोग देखो, इस फिगर में आपको जो रेड कलर से जो लाइन दिख रही है, पतली सी लाइन दिख रही है, द रेड कलर लाइन, दैट इज क्रस्ट। सो द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। कि भाई अर्थ का अपरमोस्ट लेयर क्या होगा? क्रस्ट होगा। ओके, सो अपरमोस्ट लेयर पता चल गया। तो उसके बाद सेकंड लेयर जो रेड कलर का लेयर है दैट इज क्रस्ट। उसके बाद जो लाइटिश ऑरेंज कलर है जहाँ पे मेरा अभी हैंड है दैट इज मेंटल। सबसे बाहर वाला लेयर क्रस्ट, फिर क्रस्ट के नीचे का मेंटल, फिर अंदर जो ऑरेंज कलर का लेयर दिख रहा है दैट इज द आउटर कोर, और जो अंदर येलो कलर का लेयर दिख रहा है दैट इज इनर कोर। तो अर्थ का स्ट्रक्चर अगर आपको एग्जाम के अंदर ड्रॉ करना पूछे कि भाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, डन, तो आपको ऐसा सर्कल ड्रॉ करके ये लेयर्स बताने हैं विद अ कलर। कि बाहर का लेयर होगा क्रस्ट, देन द इनर वन इज मेंटल, मोर इनर वन इज आउटर कोर एंड द सेंटर वन इज इनर कोर। ओके, सो अर्थ के लेयर्स आपको पता चल गए। अब हम थियरी वाइज पढ़ते हैं। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस। कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर मतलब कौन सा लेयर हो गया? हमारा क्रस्ट हो गया। कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पूरा एक पीस में नहीं होता, वो बहुत सारे अलग अलग पीस के अंदर कन्वर्टेड है। दैट मीन्स इट इज फ्रेगमेंटेड, कि भाई उनके बहुत सारे टुकड़े हैं। नाउ ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज प्लेट। देन ये आप एसएस के अंदर पढ़ते ही हो कि भाई अर्थ के अंदर बहुत सारी प्लेट्स है। देन दिस प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, और ये जो सारी प्लेट्स है वो कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होती है, हमेशा ये प्लेट्स हिलती रहती है। देन और अब जब ये हिलेगी डुलेगी तो एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ जाएगी, और ऊपर नीचे चढ़ने की वजह से अर्थक्वेक आता है। देन सो कहना क्या था हमें कि जो ऊपर वाला लेयर है दैट इज क्रस्ट, वो एक पीस के अंदर नहीं होता, उनके बहुत सारे टुकड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है, कि ऊपर वाला जो लेयर है उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब ये फ्रेगमेंट्स जो है उनको क्या बोला जाता है? प्लेट बोला जाता है। दिस वन इज अ प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन तो ये सारी प्लेट्स हैं। अब ये जितनी भी प्लेट्स है दे आर कंटिन्यू इन मोशन, कि वो कंटिन्यूअसली मोशन में होती है। अब ये मोशन में होने की वजह से क्या होता है? व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, कि जब क्या होगा वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। देन कि वो बैलेंस में होती है, बट जब भी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो उनके अंदर मिसबैलेंस होता है, और मिसबैलेंस होने की वजह से क्या होती है? धरती हिल जाती है। देन यहाँ पे हमें अपना इंडिया वाला पोर्शन क्या किया है, थोड़ा जूम करके दिया है। ऊपर वाली इमेज देखो, ऊपर वाली इमेज में आपको क्या दिया है? ऊपर वाली इमेज में आपको इंडिया का एरिया दिया है, जो ग्रीन कलर का एरिया है। फिर उसी एरिया को नीचे जूम करके दिया है कि भाई इंडिया के अंदर भी इतनी प्लेट्स है। वन इज इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अपना इंडिया इस वाले पोर्शन के अंदर है, बट आजू बाजू में भी अपने 2 प्लेट है, जो 2 प्लेट हमें अफेक्ट करती है। कि भाई इंडियन प्लेट है वो अरेबियन प्लेट के ऊपर चढ़ गई, या यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ गई, या तो फिर दूसरी कोई प्लेट हमारे ऊपर चढ़ गई, तो क्या होगा? फिर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज है। देन कि ये क्या थी? सारी अर्थ की प्लेट्स थी। अब होगा क्या? ठीक है, प्लेट्स हमें समझ में आ
आ गई कि इस तरीके की प्लेट्स होती है। अब होना क्या है वो हम पढ़ते हैं। देन नाउ अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू द कॉलिजन। अब क्या होगा, ये जो एक दोनों प्लेट्स है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी जब, तो ऊपर चढ़ने की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोन अप एज एन अर्थक्वेक ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ। देन कि ये जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, उसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा। अब इसी चीज़ को इमेज के साथ समझते हैं। जस्ट अज्यूम कि ये जो नीचे वाला ऑरेंज वाला एरिया है वो आपकी प्लेट्स है। ये है आपकी प्लेट 1, ये है आपकी प्लेट 2, जिनके ऊपर इजीली एक प्लेट के ऊपर माउंटेन्स है, कहीं पे पानी है, कहीं पे ह्यूमंस रह रहे हैं। तो अब होगा क्या कि ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, अब गलती से भी इन प्लेट्स के अंदर मिसबैलेंस हुआ और ये प्लेट 2 क्या हो गई, प्लेट 1 के ऊपर चढ़ जा रही है। डन कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जा रही है, तो ऊपर चढ़ने की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे मिसबैलेंस हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है, मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ कि प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से क्या होगा, मिसबैलेंस होगा। कि पहले वो लेवल में थी, बट जब ये प्लेट 2 ऊपर चढ़ जा रही है तो इसकी ये जो सरफेस है वो थोड़ी क्या हो गई, ऊपर नीचे हो गई। दैट मीन्स वहाँ पे अर्थक्वेक आया है। डन, सो दिस वन इज अ अर्थक्वेक। कि अर्थक्वेक इस तरीके से आते हैं। अब एट द सेम वे दूसरा एग्जाम्पल है, ये कॉलिजन था कि जब दो प्लेट्स के बीच में टकराहट होती है तब अर्थक्वेक आ सकता है। देन दूसरा पॉइंट है ब्रशिंग पार्ट, कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती है। देन पहले क्या था, ऊपर के जैसे दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ साथ थी, इसमें क्या हुआ, एक प्लेट पीछे चली गई, एक प्लेट आगे चली आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप हो गया। गैप होने की वजह से क्या होगा, वो ज़मीन में खड्डा हो जाएगा और मिसबैलेंस होने की वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो ये कॉज हो गए जिनकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। डन, तो ये हो गई अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट जिस वजह से अर्थक्वेक आते हैं। गॉटिंग माई पॉइंट? नाउ although we know for sure what caused an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur। कि हमने इतना सारा पढ़ लिया, फिर भी आज तक साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि भाई इतनी सारी नॉलेज होने के बाद भी हम अभी भी श्योर नहीं बोल सकते कि अर्थक्वेक किस तरीके से होता है, अर्थक्वेक का मेन कॉज क्या है। क्योंकि हम अभी अंदर जाके तो देख नहीं सकते, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी होती है कि इंसान मर जाएगा, ऊपर से ऑक्सीजन नहीं होता और गर्मी इतनी होती है कि ह्यूमन रह नहीं पाता। इसीलिए ये सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे आप 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक इसी रीज़न से होता है, या तो ना आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब होगा। देन तो ये आपको ऐसा भाई रहना पड़ेगा कि भाई प्रिडिक्शन नहीं है, इसका पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जब आपको पता चले कि भाई आया है अर्थक्वेक, तब आप क्या करो, केयर कर लिया करो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नाउ ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स और अ मेटेओर हिट्स द अर्थ और एल्स द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कि ये रीजन्स के अलावा कब कब अर्थक्वेक हो सकता है, तो जब वोल्केनो इरप्शन हो जाए, वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। और एल्स मेटेओर हिट्स द अर्थ, कि जो उल्का होती है ना, जब वो बड़े बड़े पत्थर अर्थ से टकरा जाए, उल्का अर्थ से टकरा जाए, तब अर्थक्वेक आ सकता है। और एल्स जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की ट्रायल चल रही हो, तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया हो, तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये सारी भी पॉसिबिलिटीज़ है अर्थक्वेक आने की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। देन कि भाई मोस्टली आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई कि अर्थक्वेक किन किन वजह से आते हैं, बट मोस्टली अर्थक्वेक आने का एक ही रीज़न होता है, अर्थ की प्लेट्स के अंदर ऊपर नीचे हो जाना, कि उनकी प्लेट्स के अंदर कुछ ऊपर नीचे होगा, उस वजह से अर्थक्वेक आता है। देन नाउ सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीकर जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर। कि भाई हमें पता चल गया कि अर्थ की मूवमेंट के वजह से ही अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि अर्थक्वेक की प्लेट्स की जो बाउंड्री हुई, कि जो प्लेट्स की एंडिंग हुई, वो क्या हुए, वीक जोन हुए। कि भाई ये ऐसे वीक जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज़ है। देन आप ही समझ लो कि भाई दो प्लेट थी, आप अपने दो हाथ को ही दो प्लेट समझ लो, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रखो, सामने सामने।
अब उनका जो कॉर्नर वाला एरिया होगा, मतलब आपके जो फिंगर टिप्स होगी वो ही एक दूसरे से टकराएगी सबसे पहले। देन तो सबसे ज़्यादा डैमेज की पॉसिबिलिटीज और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज़ भी कहाँ पे होगी, एंड वाले पोर्शन में। देन उनकी जो बाउंड्रीज है वहाँ पे, इसीलिए उन बाउंड्रीज को क्या बोला जाता है, वीक जोन बोला जाता है, कि ये जो बाउंड्रीज है दे आर द वीक जोन। भाई उनके ऊपर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये वीक जोन है। और इसी वीक जोन को दूसरा नाम दिया गया है सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन, कि भाई इन जोन को सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन बोला जाता है। नाउ इन इंडिया, कि अपने इंडिया के अंदर ऐसे कौन से जोन हैं जिनको सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन बोला जाता है। सो इन इंडिया कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, कि भाई कश्मीर, वेस्टर्न हिमालय एंड सेंट्रल हिमालयाज ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये सिस्मिक जोन वाला एरिया है, वीक जोन है। उसके साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, कच्छ का रण, राजस्थान, गंगोत्री प्लेन, ये सारे ऐसे एरिया है जो सारे वीक जोन में आते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटीज़ है। एट द सेम वे सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया, कि भाई साउथ इंडिया का कुछ एरिया ऐसा है जो डेंजर जोन में है, कि वहाँ पे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे आपको प्लेट्स दिखाई है, यूरेशियन प्लेट्स है, टिबेटियन प्लेट्स है, हिमालयाज है, कि यहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। देन गंगेज प्लेट है, इंडियन प्लेट है, माउंट एवरेस्ट है, इंडियन ओशन है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। देन नाउ द पावर ऑफ अर्थक्वेक, कि भाई अर्थक्वेक की जब आप बात कर लो, सो द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल, कि भाई जब भी अर्थक्वेक आया हो तब आपको मेजर करना हो कि भाई कितने मैग्नीट्यूड का, कितने पावर का अर्थक्वेक आया है। तो अर्थक्वेक के पावर को एक स्केल के अंदर मेजर किया जाता है एंड दैट स्केल इज रिचर स्केल। उस स्केल का नाम है रिचर स्केल, उसको रिचर स्केल के अंदर मेजर किया जाता है। नाउ रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7। अब हाई डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कौन से होंगे, जिनकी रेंज 7 से ज़्यादा होगी, जिनका रिचर स्केल 7 से ज़्यादा होगा, दैट अर्थक्वेक इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, की वो बहुत ही डैमेज करेंगे। अब ऐसे डैमेजिंग वाले अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, तो भूज एंड कश्मीर, ये इंडिया के दो ऐसे एरिया है जहाँ पे इससे भी ज़्यादा रेंज के अर्थक्वेक आते हैं। 7.5 के ऊपर से अर्थक्वेक भूज एंड कश्मीर के अंदर आए हुए हैं। डन, सो टिल नाउ इट्स क्लियर कि अर्थक्वेक होता क्या है, किस तरीके से मेजर होता है एंड ऑल दिस। डन, अब ये एक एपिसेंटर वाला पॉइंट है कि एपिसेंटर मतलब अर्थ की सरफेस का ऐसा एरिया जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होगा दैट एरिया इज नोन एज एपिसेंटर। 2001 में जब अर्थक्वेक आया था रिपब्लिक डे के ऊपर, मैंने बोला आप लोगों की तब रिपब्लिक डे था, मैं फर्स्ट में थी, फ्लैग होस्टिंग के लिए गए थे। उस टाइम पे जब अर्थक्वेक आया था उसका एपिसेंटर था भूज, क्योंकि वो अर्थक्वेक भूज से स्टार्ट हुआ था। भूज की ज़मीन के नीचे कुछ हलचल हुई थी, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। दैट्स वाई द एपिसेंटर इज भूज। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, कि जब अर्थक्वेक आएगा तब आप क्या कर सकते हो। देन कि हमें पता ही है कि भाई अर्थक्वेक आगे आपने पढ़ लिया कि वो किस किस तरीके का डैमेज कर सकता है। देन तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देन तो सेफ्टी प्रिकॉशंस किस तरीके से लेंगे, उसमें भी ऐसे पीपल्स जो सिस्मिक जोन में रहते हैं उनको तो क्या करना पड़ेगा, खुद की सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उनको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो उनके पास खुद की सेफ्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इन अ दिस जोन शुड नॉट बी डिज़ाइन दैट कैन बी विथस्टैंड मेजर ट्रिमर्स, कि भाई ऐसे एरिया जो है ना जहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है और कभी भी वो बिल्डिंग्स गिर सकती है। और अगर बनी भी बिल्डिंग्स तो वो क्या हो सकता है, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। यानी कि भाई हाईफाई टेक्नोलॉजी से बनाओगे तो कुछ डैमेज नहीं होगा। अब इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट क्विक सेफ। और कैसे स्ट्रक्चर को यूज़ करके सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, क्विक सेफ स्ट्रक्चर को यूज़ करके, कि भाई ऐसे कुछ फिनोमिना हो जाए फिर भी लोगों को हार्म ना हो। अब क्विक सेफ स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट वी हैव टू लर्न। नाउ कंसल्ट क्वेरीफाई एंड आर्किटेक्चर्स एंड कंस्ट्रक्ट्स इंजीनियर्स, कि भाई अगर आपको घर बनाना हो तो आप ऐसे ही नहीं बना सकते,
आपको आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर का कंसर्न लेना पड़ता है कि भाई एक तो ये अर्थक्वेक वाला एरिया है, वहाँ पे आप किस तरीके से घर बनाओगे। फिर सिस्मिक जोन के जो एरियाज है उनके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हैवी यूज़ किया जाता है। चिल्ला चालू फालतू का मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं होता, बाकी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो हैवी कंस्ट्रक्शन चीज़ें यूज़ होती है। देन इट इज़ बेटर इफ़ द कबोर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स टू द वॉल। देन और क्या सजेशन होता है ऐसे एरिया में कि कबोर्ड और शेल्व्स को भी आप वॉल के बाजू में रख लिया करो कि भाई गिरने की पॉसिबिलिटी ना रहे। इसीलिए कबोर्ड और शेल्फ को भी क्या किया जाता है, वॉल के बाजू में ही फिक्स किया जाता है। नाउ बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल, फोटो फ्रेम एंड वाटर हीटर एक्सेट्रा। और आपको बोला गया है कि जहाँ पे आप वाटर हीटर, फोटो फ्रेम, क्लॉक ये सारी चीज़ें रख रहे हो तो अर्थक्वेक के टाइम पे कभी भी इनके आजू बाजू में मत खड़े रहो, बाकी क्या हो जाएगी, ये सीधा आपके सर के ऊपर गिर जाएगी। अब ऐसे टाइम पे अर्थक्वेक के टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर फायर लग जाती है, तो फायर प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। इसीलिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ता है, या तो फिर फायर फाइटिंग के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको रखने पड़ते हैं। देन तो ये सारे प्रिकॉशंस थे जो आपको लेने कंपलसरी है। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रिसर्च रेजिस्टेंस हाउस की इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज अ CBRI। देन CBRI दैट इज सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे आई हुई है, रुड़की के अंदर, दिल्ली की साइड का एक एरिया है रुड़की, वहाँ पे ये डेवलप हुआ। उन्होंने एक पूरा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक नॉर्म्स दी है कि अर्थक्वेक वाला जो एरिया है वहाँ पे सेफ हाउस कैसे बनाया जाता है और क्या क्या डू एंड डज है, आपको अर्थक्वेक के टाइम पे क्या क्या करना है। सो जब आप घर के अंदर हो अर्थक्वेक के टाइम पे तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक अ शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे दैट टिल द शेकिंग स्टॉप। कि आप अंदर घर में हो तो क्या कर सकते हो, टेबल के नीचे छुप जाओ और वहीं पे छुपे रहो जब तक अर्थक्वेक बंद ना हो जाए। और एल्स स्टे अवे फॉर टोल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। और ऐसे भारी जो चीज़ें हो, कबर्ड है या तो फिर शेल्फ है, उनसे दूर रहो। अगर वो आपके ऊपर गिर जाएगी तो आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। नाउ इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हैंड विद द पिलोज। और अगर आप बेड पे हो तो बेड पे ही रहो, वहाँ से उठना मत। और आप क्या करो, अपना जो हेड है उसको क्या करो, पिलो से कवर कर लो। ये तो थे सेफ्टी मेजरमेंट घर के अंदर। बट अगर आप घर के बाहर हो, what you have to do, find a clear spot away from buildings, trees and overhead power lines, drop to the ground। कि अगर आप बाहर हो कहीं पे ओपन एरिया में तो क्या करो, बिल्डिंग से थोड़ा दूर खड़े रहो, ट्रीज से दूर खड़े रहो, और जो बिजली के केबल्स जाते ऊपर से उनसे दूर खड़े रहो ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे आजू बाजू में कुछ ना हो। और क्या करो, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लेट जाओ। देन इफ़ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट। और अगर कार और बस के अंदर हो तो अंदर की साइड ही रहो, बाहर मत आओ। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लो टू द क्लियर स्पॉट। ड्राइवर को क्या बोलो, कोई एक क्लियर स्पॉट हो जहाँ पे आजू बाजू में कुछ नहीं हो, वैसी जगह पे पहुँचा दे। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप। और जब तक अर्थक्वेक खत्म ना हो तब तक आप बाहर मत निकलना। ओके, so here your chapter number 15 is completed. Thank you everyone.